द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज मैं बात करने आई हूँ, आप सभी को बताऊंगी एक ऐसे शायर के बारे में, उनसे बातचीत करके, जिन्होंने राम जी पर एक गज़ल लिखी है और वो गज़ल को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी पसंद किया और पसंद करने के साथ साथ उन्हें एक लेटर पर शुभकामनाएं भी भेजी हैं। और उनका मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अंजुम बाराबंकी जी से, जो बहुत ही अच्छे शायर हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं और काफ़ी ख्याति भी प्राप्त की है, बहुत मशहूर हुए हैं आप। तो भाई अंजुम बाराबंकी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने राम गज़ल के नाम से ये गज़ल लिखी और मोदी जी ने उसे इतना पसंद किया है कि आपको एक लेटर भेजा है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रेरणा तो चूंकि हम अदब के साहित्य के विद्यार्थी हैं, जी, तो ये ट्रेडिशन, ये रवायत बहुत ज़माने से है। आपको इल्म होगा कि अमीर खुसरो ने, अब्दुर्रहीम खान खाना ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, इकबाल ने, ये सारे लोग हैं जिन्होंने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पर, प्रभु राम पर बहुत सारा लिखा है। जी। अल्लामा इकबाल ने तो गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया। जी, बिल्कुल। एक शेर उनका, दूसरी एक नज्म है जिसमें भगवान राम को उन्होंने इमाम हिंद कहा है। जी। तो ये रवायत तो पुरानी है। हाँ, हमारा सिर्फ इतना इतनी कोशिश है कि हमने अपने ख्यालात का इजहार गज़ल के फॉर्म में किया है। जी। गज़ल चूंकि सबसे महबूब सिन्फ है, जी, लोगों तक मैसेज देने का एक। हाँ, और उसमें गज़ल में एक रिद्म होता है जो सुनने में भी, कानों को भी अच्छा लगता है। जी। उस फॉर्म में कोई बात कही जाए तो देर तक आदमी के जहन में रहती है। जी। हम चूंकि अवध के रहने वाले हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा। और हमारे यहाँ हर तरह से हर घर में जो लोग अवध के हैं उनको इसका खूब अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ जो घर भी बनाए जाते थे, उनमें बच्चों के लिए घर के कोने में एक छोटा घर बनाया जाता था। वो पार्ट किसी दीवार में होता था जी। और वो दिवाली के दिन जो होते थे उसमें घर सजाया जाता था जी, बिल्कुल। उसमें किसी मजहबी दीवार की कैद नहीं थी जी, क्योंकि ऐसी रवादारियां पहले थी। आज के हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, काफी बदल गई। हाँ, मगर आपसे 50 बरस पहले हमारे बचपन में इस तरह की चीजें नहीं थी। ना रामायण मेला देखने के लिए जाने में कोई पाबंदी थी, ना बिल्कुल रामलीला दशहरा देखने जाने में पाबंदी तो खैर अभी भी नहीं है जी, जी। मगर लोग जरा से गुरेज करते हैं जी। तो चूंकि हम बचपन से जिन चीजों को देखते आए हैं जी, बहैसियत हिंदुस्तानी, हमारे जहनों में मिसाली एक किरदार है जी। उस किरदार को हमने एक तरह से लफ्जों का जामा पहनाने की जी कोशिश की, जो हमारा एक जैसे कि हम शायर हैं, कवि हैं, पहले हम इंसान हैं। और हर मजहब में जो काबिल कद्र लोग हैं, जो जिनकी इज्जत की जानी चाहिए, जिनसे कुछ सीखना चाहिए, तो भगवान श्री राम का किरदार ऐसा है, मिसाली किरदार है, तो उससे हमको बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं, बहुत सारी सीख मिलती जी। इसलिए मैंने मतलब उनकी जो जितनी भी अच्छी चीजें थी आपने वो गजल में कहकर और लोगों को तक ये गजल जिसको हमारे आली मर्तबत प्राइम मिनिस्टर साहब ने पसंद किया है जी, उसमें कोई ऐसा किरदार नहीं है, मतलब उसमें हमारे जज्बात हैं आपके जी। वो उसको
उन्होंने इस कदर पसंद किया कि वो जो भी उसको पढ़ेगा, जी जिसको जरा से भी दिलचस्पी होगी, वो चूंकि उर्दू के फॉर्म में है, जी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उर्दू के शायर ने जी लिखा है। लिखा है जी और जैसे उसमें एक शेर है कि दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, जी मेरे जीवन में बहुत खास हैं दशरथ नंदन। जी तो उसमें खास होने का क्या सबब ये है कि चूंकि हम अवध के आदमी हैं, हमारे यहाँ किसी चीज की पाबंदी नहीं है और एक लगाव भी है, इसलिए हम अवध के हैं तो सम्मान मतलब हमारा दिल में हमारा एक हमारा सम्मान हमारा लगाव ज्यादा है। जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दूसरा खत है हमारी जिंदगी में। जब अच्छा पहला खत इत्तेफाक से मैं नहीं निकाल सका, वरना आपको दिखाता। 2014 में जब मेरी किताब छपी हिंदी में, जी तो मैंने वो किताब उनको भेजी और उन्होंने उस पर खत लिखा मुझे। ये दूसरा खत है। अच्छा हाँ। तो आपको पता कैसे चला कि वहां से खत आ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ से आपको खत मिलने वाला? वो सियासी लोगों के बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, मगर जी ये मालूम है कि उनके उनके सीने में दिल जो है वो मोम का है। मैं चाहूंगी कि वो खत भी आप दिखाते हुए बात करें क्या, तो मतलब कैसे आपको, जब आपको पता है लोगों कैसे को चला? यकीन हो कि ना हो, जी मगर ये जिस एहतमाम से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे खत लिखा है, जी वो हमारे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जी इसलिए कि आम तौर से लोग जो हैं वो जी सिर्फ 2 लाइनें लिख के कि आपके जी भविष्य की मंगल कामना करता हूँ वगैरह जी वगैरह, मगर ये इसमें नहीं है। हाँ फिर इसमें पूरा जैसे कोई जज्बाती तौर पर किसी को अप्रिशिएट करके जवाब दे के जी अपने दिल से। जी और उनके जो ओएसडी हैं, उन्होंने मुझसे फोन पे ये फरमाया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब 2 बार पूछ चुके हैं कि जवाब दिया कि नहीं दिया। अच्छा और पहला खत भी जो आया था मेरे पास मेरी किताब के सिलसिले में, जी वो अंग्रेजी में था। उसमें उस वक्त उनके ओएसडी या सेक्रेटरी मिस्टर राजीव टोपने होते थे। जी उसमें भी खत में लास्ट लाइन ये लिखी कि प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से कहा कि इनको जवाब दीजिए अच्छा और मुबारकबाद दीजिए। तो वो आइंदा जब आप आएंगे तो मैं वो खत भी निकाल के रखूंगा। तो जब आपके पास कॉल आया तो आपको कैसा लगा? अब वो लफ्जों में बयान इसलिए नहीं कर सकता कि पहले यकीन नहीं हुआ। जी फिर जब मैंने अपना मेल चेक किया, जैसा उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि आपके पास मेल आ रहा है, मैंने मुझसे मेल एड्रेस पूछा जी और जब मैंने खत पढ़ लिया तो आसपास मेरे जो लोग थे वो मेरी आंखों में आंसू देख रहे थे। इसलिए कि वो खुशी का एक ऐसा लम्हा था जी कि जाहिर है कि मैं छोटा सा आदमी हूँ जी और इतना बड़ा आदमी मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, जी तो खुश था मैं। जी और खुशी कभी कभी क्या होती है कि वो उसको लफ्ज नहीं मिलते हैं खुशी के इजहार के लिए। जी तो बाद में जैसे जैसे हमारे दोस्तों को, हमारे घर वालों को, और कल जब ये डाकिया हार्ड कॉपी हमारे पास आई तो खुशी और दुबाला थी। फिर मैंने अपने जितने हमारे मतलब देने वाला डाकिया भी सुन रहा काफी खुश था कि आपको वो उसकी खुशी, काश मैंने वो तस्वीर उसकी खींची होती। जी वो इस कदर खुश था, मतलब वो अकीदतों से बस मेरा पैर नहीं छुए उसने, वो कोशिश की, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। जी जी तो उसको ये खुशी कि मैं ऐसी जगह कोई चीज लेके आया हूँ जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई है, प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है। तो वो हमारा कोई अजीज नहीं था, हमारा भाई नहीं था, मगर वो अजीज और भाई से ज्यादा था। उसके चेहरे पर जो खुशी और मसरत थी, वो जैसे लग रहा था कि ये खत हमको ना आके उसी को आया है। तो ऐसी खुशी तो काफी लोगों को हो रही है जिनको पता चल रहा है। हाँ, ये सभी खुश हो रहे हैं। बेशक बेशक। जैसे कि और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, भोपाल, तो वो मोहब्बतों का है भी। मेरी किताब है, इसमें आप देखिएगा मैंने
इसका इसका इंतसाब है, उसमें लिखा है भोपाल के मोहब्बत करने वालों के नाम। और मेरी जितनी किताबें आई बेशतर सब भोपाल के नाम ही होती, इसलिए कि ये शहर ही ऐसा है। हाँ। कि छोटी खुशी को भी इस तरह से वो सेलिब्रेट करता है ये शहर कि कम होता है, वरना लोगों को बड़े बड़े एजाज मिलते हैं और कोई नहीं खबर नहीं होती पड़ोस लोगों को। और ये हमारा शहर ऐसा है कि जरा सी खुशी को भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है कि यादगार हो जाता है। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये आपका जो शायरी की तरफ रुझान कब से हुआ, आपका कब से शुरुआत किया? हमारे शहर का माहौल था और चारों तरफ यही चर्चा रहती थी, और कोई या स्पोर्ट्स का, हॉकी जैसे भोपाल में बहुत खेली जाती है, हॉकी की नर्सरी है, वैसे हमारे यहाँ बाराबंकी भी हॉकी के इंडिया के कैप्टन थे एक बार दिग्विजय सिंह बाबू, जिनके नाम पर लखनऊ में स्टेडियम है, तो उनकी वजह से हॉकी का बड़ा चर्चा था, या शायरी, अदब। और फिर हमारे यहाँ एक देवा शरीफ का मेला होता है जो यूनिक मेला है, हिंदुस्तान में वैसा मेला होता ही नहीं है, जो 10-12 दिन का मेला होता है, और उस 10-12 दिन में जो लोकल अदालतें होती हैं, तहसीलदार और डीएम की, ये सब भी वहीं शिफ्ट हो जाती। अच्छा। हाँ, और वो मतलब वो यूनिक है हर चीज का, आप जिस चीज में, मतलब ये ऑफिशियल मेला होता है? यस, ये आम मेलों की तरह नहीं है कि सावन का मेला हो गया। ये मेला ऑफिशियल नुमाइश कहलाता है, और उसकी खूबी है कि मेले का जो इफ्तिताह है, उद्घाटन है, वो डीएम की, कलेक्टर की बीवी करेगी। अच्छा। कोई मिनिस्टर नहीं, गवर्नर नहीं, कुछ नहीं, मेले का उद्घाटन डीएम की बीवी करेगी। तो इनका मकसद क्या होता है इस मेले में, क्या मकसद इसमें है? मेले में सांप्रदायिकता के खिलाफ सौहार्द का मेला है। अच्छा। और आप जैसे टेबल टेनिस में दिलचस्पी रखती हैं, टेबल टेनिस ग्राउंड पे चली जाइए, वो देख रहे हैं। अच्छा। हॉकी ग्राउंड अलग है, राइफल शूटिंग अलग है, जानवरों का मेला अलग है, उसमें घोड़ा गधा सब बाजार जानवरों की। फिर रात में जो मेन पंडाल होता है उसके अलग प्रोग्राम रोज होते हैं, कि कभी सम्मेलन अलग, मुशायरा अलग, मानस सम्मेलन अलग, सीरत नबी का जलसा अलग। तो फिर लास्ट जो होता है वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता है, फिर आखिरी जो खत्म होता है वो आतिशबाजी से। अच्छा। उसमें इनामात होते हैं, कुश्ती का अलग। तो वो आसपास के 10-20-50 जिलों के लोग वहां होते हैं। और वो चूंकि सूफी संत हैं, हाजी वारिस अली शाह साहब, तो उनकी वजह से तो उस माहौल ने सब कुछ एक तरह से हमारे खींच लिया, इस तरफ आ गए। तो मतलब फिर आप शेरो शायरी करने लगे। शेरो शायरी करने लगे। आपको कुछ याद होगा कि आप कितनी उम्र से कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा? इसमें मैं इख्तिलाफ लोगों से करता हूँ, लोग कोई कहने लगता है कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ। आप अच्छी चीज 10 साल में पसंद कर सकते हैं, मगर 10 साल में विलायत नहीं है कि आप लिखने लगे। इसके लिए आपके जहन के बालिग होने की शर्त होती है। तो मैं 12वीं में था, 12वीं में अच्छी खासी उम्र होती है बच्चे की, 16 साल का है, तो ठीक से मुझे याद है कि मैं शेर कहने लगा था। अच्छा, और पढ़ना कब से शुरू किया आपने? हाँ, इसमें मुझे जल्दी, मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैंने 1980 में इंटरमीडिएट पास किया है, और मैं शेर कह रहा था, मेरे पास 2-3 गजलें थी, मतलब जो मुकामी तरही नशिस्तें होती हैं। तो हमारे यहाँ बाराबंकी में एक बड़े मशहूर शायर थे, और उनसे कुछ कराबतदारी भी थी मेरी, डॉक्टर सागर आजमी। तो वो बम्बई जा रहे थे, उनकी कुछ तबीयत खराब थी, तो उनकी बेगम मेरी बहन होती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इम्तियाज के साथ जाओ। उनका घर का नाम ये था। तो मैं 3 गजलों पर उनके साथ चल दिया। तो 1 महीना घर के बाहर रहा, फिर मेरे पैर भी जमीन पे नहीं पड़े, इतने बड़े बड़े मुशायरे पढ़ लिए। तो मैं भोपाल भी पहली बार उन्हीं के साथ आया था, और ये शाहजहां 81 की बात है। शाहजहानाबाद में एक पानी की टंकी हुआ करती थी, जो अब नहीं है। यहाँ पर एक मुशायरा कवि सम्मेलन था, उसमें हुल्लड़ मुरादाबादी और कैफ साहब भी थे। मुशायरे के बाद कैफ साहब के घर हम गए, तो हमारी आवभगत और निस्बतन और लोगों से ज्यादा, इसलिए कि
कैफ साहब के घर मैं अक्सर उनकी बेटी से कहा भी करता हूँ कि अगर उनके कागजात तलाश करें जी। तो जो मनी ऑर्डर सबसे ज्यादा आए होंगे मेरे नाम के होंगे। अच्छा इसलिए कि इनसे वहाँ कैफ साहब अपना पैसा लुटा देते थे, जी। तो इनसे पैसे कुछ लोग इनसे जबरन छीन के हाँ। और फिर इनके घर मनी ऑर्डर कर देते थे। अच्छा। तो अब मनी ऑर्डर करने के लिए घर के बच्चों को ही लगाया हाँ, जाता, जाओ पूरा। मनी ऑर्डर कराओ, वो घर जी का जी बड़ा आदमी तो जाए। बिल्कुल तो इस तरह से हमारी तरबियत हुई। जी। फिर मेरी कुछ ज्यादा दिलचस्पियां अदब को पढ़ने में, लिखने में। फिर मैं उर्दू का तालिब इल्म था, लखनऊ में यूनिवर्सिटी में एमए किया, वहीं पीएचडी कर रहा था। अच्छा। वहाँ से नहीं कर सका, जी फिर अल्लाह ने रिस्क भोपाल में रखा था, जी। यहाँ आ गए। यहाँ आए, यहीं फिर मैंने डॉक्टर बशीर बद फन और शख्सियत पर पीएचडी की। जी। फिर यहीं के रिस्क लिखा था तो यहीं के हो गए। तो हर शायर का कोई ना कोई एक उस्ताद होता है या कोई पसंदीदा शायर होते हैं, तो आपका? हमारे पसंदीदा शायर बहुत सारे हैं। मेरे उस्ताद थे अजीज बाराबंकी साहब। अच्छा। और एक उस्ताद हमारे थे आजर बाराबंकी साहब। दोनों हमारे शहर के इम्पोर्टेंट लोगों में थे, बड़े माहिर, और जिनको उस्ताद, जिनके नाम के साथ उस्ताद का लायका जो है वो जेब देता है जी। आजकल को तो हर कोई उस्ताद हो जाता है जी। थोड़ी सी उम्र हुई, बाल सफेद हुए और वो उस्ताद हो गया। वो लोग वैसे उस्तादी के नहीं थे जी। और ना उनको, सबको पुराने लोग जो थे उनको इस तरह का गर्रा होता नहीं था जी। कि वो अपने को उस्ताद कहलवाएं। हाँ। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है, और वो हमारे उस्ताद थे। उन्होंने शायरी के हमारे उस्ताद थे। जी। जिंदगी के उस्ताद तो मैं डॉक्टर बशीर बद रहे। अच्छा। उनसे मैंने बहुत कुछ पूछा। मेरे मरासिम बाप बेटे की तरह थे जी। हैं, और मैंने सीखा भी उनसे बहुत है। जिंदगी में किन किन रिश्तों की बहुत कदर की जानी चाहिए, किन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन को खातिर में ज्यादा लाना चाहिए जी। ये बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। और अपने को छुपा के जाहिर करना ये उस आदमी का ही कारनामा है। जी। उनका एक शेर है कि बहुत अच्छा सा कोई सूट पहनो तंगदस्ती में, जी। गरीबी में छुपी क्या रोशनी कौन देखेगा, वैसा दूसरा मिसरा है कुछ में। जी। तो दुनिया को अपने मामलात में शामिल नहीं करना चाहिए। अपने मामलात अल्लाह से रुजू करके ठीक करने चाहिए। बिल्कुल सही है। बेशतर लोगों को ये कि आपकी परेशानी को वो अगर आप बताने जाएं तो वो 10 लोगों को और बताएंगे कि भाई वो रईसा मलिक इस परेशानी में है, उसका हल निकालने वाले कम होते हैं, मजे लेने वाले ज्यादा। आपका कहने का मतलब तो एक सुपर पावर है जो 7 आसमानों के ऊपर है, जिसको हम सब अल्लाह करीम है, वही हमारे आपके सबके मामला बेहतर करेगा, अच्छे करेगा। बाकी दुनिया से ये तवक्को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कमजोरी को पकड़कर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी कमजोरी कभी किसी से जाहिर बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपको ऐसे कौन से किन मौजू पर लिखना ज्यादा पसंद करते हैं आप? हमारे यहाँ मौजूआत का जैसे लोगों का ख्याल है कि शायरी में कोई टॉपिकल पोइट्री मौजूआती या उन्वान के तहत कोई शायरी करना जो है वो हर चंद की मुश्किल काम है, मगर मैं उसको पसंद नहीं करता जी। मेरे यहाँ जो जज्बा जो है वो बालिग होके खुद से आता है ना, उस पर या हमारे पर गुजर रहा है, या हमारे किसी दोस्त पर, या किसी मिलने वाले पर, या समाज के या माशरे के किसी ऐसे आदमी का तजुर्बा है जो हमने महसूस किया और हमने उस पर लिखा। बिल्कुल जिंदगी की हकीकत। जी जो और वरना जी रहा है, मोहब्बत पर शायरी करना चाहिए, या ऐसे जज्बे जो हमेशा दुनिया में रहेंगे या लोगों को मोटिवेट करें, या लोगों गंदगी की, बदतमीजी की, या लोगों की मुनाफरत की, या मजहबी इस तरह की शायरी जिससे लोगों का दिल बुरा हो, मैं हमेशा उसको नापसंद करता हूँ। और ना मेरी तरबियत ऐसी लोगों में हुई, ना ऐसे लोगों में बैठता उठता हूँ। मेरे यहाँ मजहब मेरा जाती मामला है, मैं किसी पर थोपने के लिए मजहब
मैं नमाज पढ़ता हूँ, जी मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। ये मेरा जाती मामला है, बिल्कुल, इसका दुनिया से कोई लेना कोई देना नहीं। लेना देना नहीं। सही दुनिया के मामला अलग है, जी। मेरे मामला अलग है। अच्छा, तो अभी अब तक आपकी कौन कौन सी किताबें जो है मेरी शाया हुई कोई हैं? 12 किताबें आई हैं। अच्छा उसमें 4 हमारे शेरी मजमूए हैं। जी 3 हिंदी में है, 3 उर्दू में है, जो शायरी की किताब है। फिर मैंने एक किताब उज्जैन के एक उस्ताद शायर थे गोया कुरैशी साहब, जी उनकी किताब मैंने 92 में तरतीब दी थी। जी फिर 4 किताबें ऐसी हैं जो एक डॉक्टर बशीर बद्र की किताब है, बशीर बद्र की शायरी, जो अंजुमन तरक्की उर्दू ने हिंदी में छापी है। जी जिस इदारे का काम है कि सिर्फ उर्दू में किताब छापेगा, जी उस इदारे ने 2 किताबें 97 में 8 में छापी है, बल्कि 2000 में। जी। एक फिराक गोरखपुरी की है और एक बशीर बद्र की, अच्छा जी हिंदी में। तो वो मैंने किताब तरतीब दी है, जो उनका बेस्ट इंतखाब है। जी एक किताब डॉक्टर बशीर बद्र के अशार का है, जो तीनों जबानों में है, अच्छा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। और जी उसमें किसी की नीचे राय है, और उन शेरों में 50 शेर ऐसे हैं जिनके नावेलेट पाकिस्तान में लिखे गए हैं, उनके उन शेरों को उन्वान बना के। जी तो वो एक किताब मेरी है। एक किताब नूर अमरोही की इसी टाइप की, जैसी बशीर बद्र साहब की किताब है। जी एक डॉक्टर सागर आजमी पर किताब मेरी है, अल्फाज से आवाज तक। तो एक खुमार बाराबंकी पर मेरी किताब है, जी जो एमए का डिसर्टेशन है। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब पे मेरी पीएचडी है। अभी तक आप कहाँ कहाँ मुशायरे पढ़ चुके? वैसे तो वो आपने काफी मुशायरे पढ़े हैं, हाँ, मैंने नेशनल हिंदुस्तान से इंटरनेशनल जी बाहर कोई 20 मुल्कों में पढ़े हैं। जी एक से जायद बार दुबई या शारजा या अलैन, कतर, जी इन सब मुल्कों में गया। 2023 में इंग्लैंड गया, जी 7-8 दिन वहाँ आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं उन पे वहाँ गया। जी इंशाल्लाह नवंबर में अमेरिका जाऊंगा। अच्छा, चलिए मुबारक हो आपको, और अल्लाह आपका बहुत आमीन। कामयाब करे उस मुशायरे को। और अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? जैसे अवार्ड मुझे कोई अच्छे खासे बहुत सारे मिले हैं, मगर सरकारी सतह पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो अवार्ड है, सिराज मीर खां साहर अवार्ड, जी वो मुझे मिला। मेरी 2 किताबों पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इनाम दिया। जी खामोशियों का नगमा हमारी एक उर्दू का मजमूआ है, उससे पहले ज़माना कुछ और आया था, जी उस पर भी दिया था। और छोटी छोटी संस्थाओं ने बहुत सारे अवार्ड दिए। जी फिर हमारे ऊपर अभी रिसेंटली इंतसाब, जो बड़ा इम्पोर्टेंट मैगजीन है, सिरोंज से निकलता है, जी वो हमारा नंबर निकाला। और उससे पहले रिसाले इंसानियत ने हमारे ऊपर एक नंबर निकाला, ज़ख़ीर नंबर निकाला। जी तो मुंबई में और 2-3 जगह डिसर्टेशन लोग कर रहे हैं हमारी शायरी पर। ये तो बात हुई शायरी की, आप शायर हैं, मशहूर हैं। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शायरी से हटके भी कुछ आपके शौक होंगे जिंदगी के में, आप इंजॉय कर लेते होंगे, या और क्या शौक रखते हैं आप इसमें? जो शौक है, एक तो शौक के जुमरे में कुछ खराब चीजें हैं जी जैसे आज से कोई 12-14 साल पहले मैं सिगरेट पीता था, वो अब नहीं पीता हूँ। पान खाता नहीं हूँ, शराब मैंने कभी पी नहीं। जी तो ये तो खराब वाले शौक हैं। जी ताश मुझे सूट नहीं करता, मैं खेल देख सकता हूँ। जी तो क्रिकेट बचपन में खेलता था जी, मगर वो इस डर में कि नहीं हाथ में टूट जाए पैर में तो मतलब हाथ पैर भी सलामत रखना थे। पतंग मुझे वो देखना अच्छा लगता है, उड़ाना अच्छा नहीं लगता जी। वो हमारे बस का नहीं है जी। तो हमारे वालिद गुस्से में कहते थे कि ये काहिल है जी। तो वो काहिल देहाती खेल होते हैं, लट्टू बट्टू खेलना, तो अब तो जाहिर है हाँ, यहाँ जैसे बच्चे खेलते हैं लेके
खेलने लगे जी। तो वो खुश होते, अरे आपको तो लट्टू नचाना आता है। हाँ। तो वो बचपन की ट्रेनिंग है तो काम चल जाता है, जी। वैसा कोई शौक नहीं है। अच्छा अच्छा। आपके अच्छा, मजे पसंद। की बात ये कि मैं आपको आपसे शेयर करूंगा, हमारे बच्चों में भी नहीं है जी कि भाई हम जबरदस्ती रैकेट पकड़ के टेनिस खेल ले या कुछ कर ले, जी वैसे तो वो हमारे में भी नहीं है, तो बच्चों में भी नहीं है, बस जी। उनको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जो लोग परेशान रहते हैं, बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, आइए बैठिए पढ़िए, बच्चे भाग जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो ये इस जैसे तरफ से हमारा आप बेटा बेफिक्र हैं। इकोनॉमिक्स में उसकी दिलचस्पी है, जी और उसने, लोग उससे पूछते हैं कि कुछ शायरी वायरी करते हो, शायरी, अच्छी शायरी उसको अच्छी लगती है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। जी वो अपनी फेसबुक वाल पर कभी मुझे हैरत होती है, ऐसे ऐसे शेर वो पोस्ट करता है दूसरों के, जी और अंग्रेजी में लिखते हैं शायरी। जी तो अभी उन्होंने एक नावल लिख रखा है जो अभी उसको कंप्लीट होने की, तो मुझसे कहा, कई बार कहा कि आप अपने कुछ दोस्तों से इसको दिखवा दें ताकि इसमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो। जी तो हमने कहा तुम वापस आ जाओ दिल्ली से तो फिर दिखवाते हैं किसी जी को। तो बच्चों में भी वो शौक ऐसे नहीं है। जी जी। तो आपके पसंदीदा गायक होंगे कोई, और गीत हाँ, होगा क्या है? मेरे पसंदीदा, चूंकि हमारी दिलचस्पी क्लासिकल सुनने में भी बहुत है। जी जैसे मोहम्मद रफ़ी का तो खैर जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं, बिल्कुल जी। लता जी हैं, जी आशा जी है, जी इनके अलावा जी। जो बेगम अख्तर हैं, हाँ इनकी पुरानी पुरानी चीज़ें आप सर्च करें जी तो जैसे नात आपको, बेगम अख्तर जब मेरे ख्याल से 22-25 साल की रही होंगी, जी उस वक्त उनकी आवाज़, उसमें नातिया कलाम उनका जी कंपेरिजन करते हैं बहुत सारे लोगों से, जी पाकिस्तानियों से। जी अब पाकिस्तान की जैसे शायरा है, वो सिंगर हैं, नैयर नूर हैं, जी। अब आप उनको सुने तो एक अलग कैफियत है। हाँ तो ये लोग हैं, और तलत महमूद साहब हैं। जी तो हमारे यहाँ तो जवाब नहीं है, अलग अलग फील्ड का। अब जैसे बच्चों को कभी लगे आप शहनाई सुनने लगते हैं। हाँ अच्छा, हम चूंकि मिले हैं बिस्मिल्लाह खां से, जी बिल्कुल। तो तो आपको एक, मिलने के बाद वो एक उनसियत अलग हो जाती हाँ है। हाँ हाँ, जी और कई कई बार मिले हैं। उस जी आदमी में, इतना बड़ा आदमी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कभी गुरूर नहीं है भाई, भारत रत्न है, जी और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जैसे कॉमन आदमी हो। जी तो इसलिए भी कि हिंदुस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ, उस दिन जब अगले दिन उनको बाकायदा बुलाया गया है, उस वक्त जो सहूलतें रही हुई जहाज जी से कैसे भी, और वो शहनाई उन्होंने बजाई वहाँ, बजाई थी और जी। जब से वो, जब तक जिंदा रहे, जब तक शहनाई उनको के ये एजाज हासिल बादशाह रहा। कहलाए एक तरह से। तो जी हम लोगों के लिए बिल्कुल जैसे फिल्म देख रहे हैं वैसे होता था कि उनको देखना। जी तो म्यूजिक और इस सब चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है सुनने की जी हद तक। यहाँ जब तक वो उस्ताद लतीफ़ खान जिंदा थे, जी और यह परी बाजार के सामने रहते थे, जी तो कोई उनके घर आए बड़ा आदमी, तो वो बेचारे किसी तरह से पैगाम भिजवा के फिर मुझे बुलाते थे कि आइए जी। आप। तो इस तरह दिलचस्पी है। और पसंदीदा गजल आपकी कोई? बहुत सारी, जी बहुत सारी है। जैसे गुलाम अली की गज़ल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? जी एक लहर सी उठी है अभी, हाँ। कोई दीवार सी गिरी है कोई अभी, दीवार बहुत। से गिरी। जी और लता जी के तो बहुत सारी, हम आए मताए कूचे बाजार की तरह, जी मजरू साहब की गज़ल है। जी। और आपकी अपनी कोई ऐसे? अपनी गज़ल पसंद, अपनी औलादें किसको बुरी लगती हैं, चाहे हाँ वो उनमें कोई ऐब भी हो, तो नहीं, सभी अच्छी लगती अगर ऐब होता तो लोग पसंद नहीं करते। ये नहीं तो वो। आपका बड़प्पन है कि आप सोच रहे हैं कि उसमें कोई ऐब होगा, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन अगर ऐब होता तो लोग उसमें तो पहले निकालते हैं ऐब वो तो लोग। वो क्या है कि लोग, मैंने जैसे इब्तिदा में ये अर्ज किया कि भोपाल जो है वो हमारी तरक्की में बहुत सारा हिस्सा इस शहर का है। जी तो इस शहर ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरे साथ सलूक ऐसा रखा, अच्छा जी रखा कि हर चीज़ पे तारीफ, जहाँ हम हों वहाँ, मतलब कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ हूँ। हर आदमी मुझे प्रमोट करने में, जितने मेरे दोस्त हैं, अल्लाह सबको अच्छा रखे, जी वो
मतलब जैसे मतलब एक मिनट का वाकया है कि जैसे हमारी बीवी लखनऊ की है, चली जाती है जब बच्चों के साथ, तो हमारे दोस्तों को मालूम हो जाता है कि अब हम तो हमारी ये जिद थी जब यहाँ हम आए थे कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और खाना नहीं पकाएंगे जी। भूखे रहना ठीक है, घर में खाना पकाता है हमको किसी नहीं। हाँ। और मुझे आज तक नहीं आता है। अभी क्या होता है कि जैसे ये जाती है तो हमें मोबाइल पे पूछते हैं कि अब हम घर से निकलना नहीं, खिचड़ी कैसे पकाएं। हाँ। तो वो हमको बताएंगे कि भाई ये 2 प्याली उसमें चावल डाल दो। हाँ। और फिर इसी के बराबर पानी डाल दो, फिर नमक डाल दो, फिर तेल डाल दो, ये सब कुकर बंद कर दो जी। और उसमें चावल में दाल मिला के इतनी देर धो, इतने पानी से बार बार 3 बार धो, 4 बार धो। तो मुझे अभी भी नहीं आता जी। तो हमारे दोस्तों को मालूम हो जाता है कि हमारी बीवी नहीं है, तो वो हमको खाने के लिए पहले से ही आज खाना हमारे साथ, नाश्ता हमारे साथ। तो एक साहब हैं, वो हमारे, हम गैस वेलफेयर कमिश्नर में नौकरी करते थे, तो हमारे एक दोस्त है आसिफ, उनकी वालदा मुझे अपने बेटे की तरह चाहती थी जी। जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी जी 98 तक, और आसिफ की भी नहीं हुई थी जी। तो दोपहर का खाना 1993 से लेके 1998 तक छुट्टी करनी छोड़ के हर दिन खाना बनाया जी। कोई एक वक्त नहीं खिलाता। हाँ सही। 5-7 साल कोई खिला रहा है, लेकिन जब अपना बना लिया है तो फिर अपने का तो अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारी शादी हुई तो उनकी 1 साल की बेटी थी, वो और उनकी बीवी और वो खुद शादी में हर जगह साथ साथ हैं हमारे जी। तो हमारी वालदा भी और हमारे भाई भी, उनको जैसे हम 5-7 भाई हैं तो वैसे वो भी उन्हीं में शामिल थे। तो ये खाने का मामला है कि भाई अल्लाह ने इंतजाम कर देता। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नए लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो शेर व शायरी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे नजदीक ये काम जो है ये इबादत की तरह है और इसमें छोटा बन के सीखने की मंजिल हमेशा रहनी चाहिए जी। जब तो आपको सीखेंगे, और अदब में, साहित्य में शॉर्टकट नहीं होता कि आप एक रात में दिलीप कुमार बनने के चक्कर में बर्बाद तो हो सकते हैं, आबाद नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहली कोशिश ये करें कि आप सीखें जी। ये जो आज का ज़माना है कि फेसबुक पर ज़रा से मुस्कुराए और फेसबुक पर आपने पोस्ट किया चीज़ों को, शायरी जो है वो उसमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता है जी। हम पिछले 250 साल से 200 साल से मीर को पढ़ रहे हैं, गालिब को पढ़ रहे हैं, तुलसी और कबीर को पढ़ रहे हैं। उनके ज़माने में ना टीवी था, ना इस तरह के अखबारात थे, ना इस तरह के रसायल थे, मगर वो जहनों में सीना बसीना उनकी चीज़ें चली आ रही हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने जो काम उनको आता था उसको ईमानदारी से सीखा और किया जी। हम ईमानदारी का लफ्ज़ हटा के सीखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। जिनसे आप मशवरा करते हैं, जो आपके उस्ताद हैं, उनकी इज्जत करें, उनका नाम बताएं लोगों के, मेरे फलां उस्ताद हैं, तब तो आप को कुछ मिलेगा। इसलिए कि ये काम ऐसा है कि गुरु के बगैर आप कुछ सीख नहीं सकते। आपको किसी को उस्ताद बनाना पड़ेगा, किसी के आगे ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा, और पढ़ना ज़रूरी है, बगैर पढ़े नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे सिर्फ ख्यालात की बुनियाद पर शायर हो जाएंगे तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपको अपने से पेशरो लोगों का, अपने से पहले, अपने से बड़े लोगों का कलाम खूब खूब पढ़ना चाहिए। नस्र भी पढ़ें, गद्य पढ़ें, ताकि लफ्ज़ कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं, वो आपको उसका आइडिया हो जी। तो मेरी गुजारिश है अपने छोटों से, अपने भाइयों से, कि वो पहली कोशिश में मशहूर होने की दौड़ से अपने को अलग रखें। सीखने की उम्र हमेशा रहती है जी, बिल्कुल। गोद से गोर तक आदमी सीखता ही रहता है, माँ की गोद से, और कब्र तक आदमी की मंजिल सीखने की है। आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी नहीं होता जी। परफेक्ट सिर्फ अवतार होते हैं, पैगंबर होते हैं, इंसान नहीं होते हैं। ये पैगंबर अवतार इंसानों की के दर्जे से, श्रेणी से ऊपर के लोग होते हैं। तो आपको सीखने की मंजिल में हमेशा अपने को रखना है, सीखने के मोड में रखना है, तो आप सीखेंगे।
आप सोचें कि एक रात में मैं निराला, कबीर, मीर और गालिब बन जाऊं, दुष्यंत कुमार बन जाऊं, बशीरबद शहरयार बन जाऊं, नामुमकिन है। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से कि सीखें। हमारे दर्शकों कुछ आपके अशार मैं अर्ज कर देता हूँ जी। मैं अभी जैसे मैडम रईसा मलिक साहिबा ने पूछा कि मेरी एक गज़ल है पसंदीदा, तो नहीं कह सकता, मगर उसको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते रहे हैं जी। और कई इम्पॉर्टेंट सिंगर्स ने उसको गाया है जी। आप चाहें तो जब मैं पढ़ूं तो उसको यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत मशहूर कव्वाल हैं छोटे मजीद शोला जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत जबरदस्त इसको गाया है। लहजे की उदासी कम होगी, बस 2 रोज हमारे साथ रहो, 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ हो, बस तुम पास रहो, तुम साथ रहो, उसे जाने दो, तुम पास रहो, तुम साथ रहो, तो जज्बों में कसक आ जाएगी। तो जब से उन्होंने इसको गाया ना, मैंने इसको तकरीबन पढ़ना बंद कर दिया। ये ज़रूर है कि मैं वो गाते अच्छा है, मैं पढ़ता अच्छा हूँ जी। फ़र्क है, मगर वो मैं गज़ल आपको उसके शेर आपको सुनाता हूँ, अच्छे लगेंगे। उसमें कोई कारीगरी नहीं है, सिर्फ एक असलूब की बुनियाद पर एक फ्लो है, एक म्यूजिक है लफ्ज़ों को बरतने का, जो कानों को भला लगता है। बाकी उसमें कंटेंट के लिहाज से कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं। एक शेर में है, वो मैं जब वहाँ उस शेर तक पहुँचूंगा तो आपको बताऊंगा जी। वो शेर ये है कि हमारे यहाँ जो शहरों की और देहातों की, गाँवों का कल्चर है, वो अभी बहुत फ़र्क है। देहात में मोहब्बतें जो हैं वो बहुत हैं, उनकी मोहब्बत में बनावट नहीं है। कोई किसी के दरवाजे भी आप पहुँच जाएं देहातों में आज भी, तो वो खाली पानी नहीं पिलाएगा आपको, कुछ उसके साथ खिलाएगा। अगर गर्मियों में पहुंच जाएं, जिस मौसम में भी आप पहुंचे, मगर शहरों में आप, तो गुड़ चना तो खिला ही देते हैं, कुछ भी खिलाएगा आपको, खाली पानी नहीं जी, जी। मगर शहरों में आप अपने अजीजों के घर भी जाएं तो वो अगर दोपहर में आ रहे भाई बेवक्त आ गए, तो वो कल्चर बिल्कुल बदल जाता है।
जी। तो उसका उस सिलसिले का एक शेर है, वो मैं अर्ज करूंगा। वो गजल का शेर है। जी। वो गजल ये है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम कम होगी, होगी जी। बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ आ जाएगी। जाएगी बहुत। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल, मालूम नहीं कब रोशन हो। ये चांद सितारों की महफिल, मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। बहुत। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में। हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक आ जाएगी। हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक आ जाएगी। अब ये शेर सुनिएगा कि जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूंगा गजल के शेरों में, जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूंगा गजल के शेरों में, हर रूखे फीके मिसरे में तासीरे नमक आ जाएगी। हर रूखे फीके मिसरे में तासीरे नमक आ जाएगी। अब वो शेर जिसके लिए मैंने आपसे तमहीद में उसका पस मंजर बयान किया था कि ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में, हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक आ जाएगी। शेर ये है कि जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। आखिरी शेर है इसका कि ये सूरज को जरा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। सूरज को जरा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। जो धूप अभी तक सर पर है वो पांव तलक आ जाएगी। जो धूप अभी तक सर पर है वो पांव तलक आ जाएगी। ये प्यार का दिन है, प्यार का दिन, इकरार करो अंजुम साहब। ये प्यार का दिन है, प्यार का दिन, इकरार करो अंजुम साहब। इस दिन की जरा सी कदर करो, जीवन में महक आ जाएगी। बहुत इस दिन की जरा सी कदर करो जीवन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं द सैफ मलिक गैलरी के दर्शकों की तरफ से, द सैफ मलिक गैलरी की तरफ से आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे गए पत्र के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमको अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला, बहुत कुछ अच्छी बातें पता चली। और हम फिर मिलेंगे किसी और शायर के साथ। बहुत शुक्रिया।